स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। यस सर। सर डेंगू पड़ा है सर, आज सर डेंगू पड़ा है सर, डेंगू का सीजन चल रहा है अभी सर, मौसम सर। कल पढ़ा देंगे डेंगू, आज लेप्रोसी पड़ी है। अच्छा ठीक है। चलिए अब ये बोलूंगा कि अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, पहली चीज। दूसरा चीज ये कि सब लोग अपना माइक और क्या कहते हैं अपना ऑडियो ऑफ कर दो, ठीक है? सभी लोग ऑफ कर दो। और पढ़ाते के तुरंत किसी की आवाज नहीं आना चाहिए। जब मैं पढ़ा दूं तब जो है आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, देन उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ आवाज आ रही है तो कोई भी एक दो व्यक्ति बोल देंगे भाई यहाँ आवाज आ रही है और वीडियो दिख रहा है और स्क्रीन दिख रही है, ठीक है? कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं बोलेगा। अभी से मैं बोल रहा हूँ, जो नए हैं तो प्लीज माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, वीडियो ऑफ कर लें। आवाज अगर किसी की आई तो मैं जो है उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। जी सर। ठीक है, जब मैं पूछूंगा तभी लोग जो है मुझे जवाब देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो आज का अपन जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे लेप्रोसी, ठीक है? डेंगू और मलेरिया मैं नेक्स्ट क्लास से पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो अपन लेंगे लेप्रोसी। तो लेप्रोसी भी एक गंभीर बीमारी है, आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है? गांव देहात में ज्यादा देखने को मिलती है। उसको जो है बीच में इरेडिकेट हो गई थी, बीच में चली गई थी। तो लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, ठीक है? लेप्रोसी मतलब होता है कुष्ठ रोग, ठीक है? मैं एक बार और फिर से बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो नए लोग आए हैं या जो नए हैं तो वो एक बार फिर से सुने। मेरी क्लास जो है पूरी तरीके से ऑथेंटिक रहती है और जो है मैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाता हूँ। स्टैंडर्ड लेवल इन सेंस की हाई लेवल का पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर ही मेडिकल कॉलेज का हूँ, ठीक है? मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूँ तो मैं उसी लेवल पे पढ़ाता हूँ, ठीक है? आप सोचिए कि मैं बिल्कुल मध्यम तरीके से पढ़ाऊँ, जैसे कोई 10वीं 12वीं 5वीं का बच्चा पढ़े, मैं वैसे नहीं पढ़ा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे पढ़ाने का स्टैंडर्ड अलग है, ठीक है? मतलब मेरा जो पढ़ाया हुआ मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। मैं पूरी तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्सअप करके बताऊंगा, ठीक है? और पैथोलॉजी में जो टर्म्स आएंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैंने कहा जैसे फेगोसाइटोसिस की बात हो रही थी, तो फेगोसाइटोसिस क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर की जो चीजें क्या होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं अपना स्टैंडर्ड जो है वही रखूंगा। जैसे एमबीबीएस को मैं पढ़ाता हूँ, जैसे एमबीबीएस बीएचएमएस को पढ़ाता हूँ, जैसे मैं बीएमएस को पढ़ाता हूँ, ठीक है? जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक एमडी डॉक्टर हूँ। तो मैं आपका स्टैंडर्ड नहीं खराब करूंगा और आपका उससे स्टैंडर्ड ही सुधरेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब नहीं समझ में आ रही तो क्लास के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? और तीसरी चीज, क्लास में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, है ना? और जो नहीं समझ में आए तो आप वीडियो बार बार देखिए, आप बुक से पढ़िए, खंगालिए और पढ़िए, ठीक है? तो अपना टॉपिक है लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब होता है कुष्ठ रोग, ठीक है? ये क्या है? कुष्ठ रोग है। इसी लेप्रोसी को हम बोलते हैं हैंसन डिसीज। कौन सी डिसीज? हैंसन डिसीज। इसी को हम बोलते हैं हैंसन डिसीज और यही है लेप्रोसी। हैंसन क्यों बोलते हैं? हैंसन इसलिए बोलते हैं कि 1974 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैंसन, ठीक है? उन्होंने जो है इस डिसीज की, इस बीमारी के ऑर्गेनिज्म की खोज करी, ठीक है? किसने करी थी? हैंसन ने करी थी 1874 में। हैंसन डिसीज जो है एक तरीके का इसका नाम है लेप्रोसी, जो कि कुष्ठ रोग है, ठीक है? उसको फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम इसको पहली बार 1874 में एक डॉक्टर हैंसन ने उसने जो है खोज करी थी उसकी ऑर्गेनिज्म। ये पहले भी थी, ये डिसीज पहले भी पूरा, अगर अपन एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो पहले भी इस बीमारी का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है ये बीमारी जो है सबसे पहले 6th सेंचुरीज में 6वीं शताब्दी में जो है इसको जो है सबसे ज्यादा तीव्र फॉर्म में पाया गया था। बहुत सालों पहले, मतलब कई 1500 साल पहले लगभग इस बीमारी के जो है तरीके से पाए थे। और इंडिया में जो इंडियन थे है ना, उन्होंने इसकी खोज करी थी उस समय। ये इंडियन जो एशियन एरिया है उनमें ज्यादा फैलती है। एशियन जो सब कॉन्टिनेंट्स है उनमें जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी लेप्रोसी, जिसे अपन हैंसन डिसीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हैंसन डिसीज है, इसको बढ़ा देता हूँ स्लाइड को। अब ये जो लेप्रोसी वाली डिसीज है ये क्या करती है? ये लेप्रोसी वाली डिसीज एक तरीके की चर्म रोग डिसीज है। चर्म रोग डिसीज है। ये क्या करती है? जो स्किन है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है। जो स्किन रहती है उसको स्किन लीजन्स जो है प्रोड्यूस करती है। स्किन के अंदर जो है इस ऑर्गेनिज्म का इंटरफेस होता है और धीरे धीरे जो है स्किन और नर्व जो है वो होती है, इन्वॉल्व होती है। तो पहले ये क्या करेगी? पहले ये मल्टीपल हाइपोपिगमेंटेशन करेगी, स्किन को कलर को चेंज करेगी, फिर इडेमेटस करेगी, मतलब स्किन में जो है सूजन और लालिमा लाएगी। फिर धीरे धीरे वो नर्व पे इन्वॉल्व करेगी तो वहाँ का सेंसेशन चला जाएगा। जब वहाँ का सेंसेशन चला जाएगा तो वो जो स्किन है वो धीरे 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 जो है क्या करने लगेगी? छूटने लगेगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, उसमें सेंसरी लॉस हो जाएगा, स्किन थिक हो जाएगी, नर्व चली जाएगी, पॉजिटिव साइन मिलेंगे नर्व के। और धीरे धीरे जब वो नर्व चली जाएगी तो स्किन की स्केलिंग होने लगेगी। उतने एरिया में जो आपकी स्किन की लेयर है, जो टिश्यूज है, वो क्या होने लगेंगे? मरने लगेंगे। तो इन सब के अलग अलग एक टाइप्स ये हैं कि किस किस टाइप में किस किस तरीके से जो है हमें लेप्रोसी देखने को मिलती है। तो स्किन में देखने को मिलेगी। कुष्ठ रोग जो है कहाँ देखने को मिलेगा? चर्म में देखने को मिलेगा, स्किन में देखने को मिलेगी, स्किन के बाद माउथ में देखने को मिलेगी, मुंह में देखने को मिलेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलेगा। साथ में क्या देखने को मिलेगा? आईज में देखने को मिलेगा, आईज में देखने को मिलेगी। ठीक है, आईज में देखने को मिलेगी। और पेरिफेरल नर्व में देखने को मिलेगी। पेरिफेरल जो नर्व है हमारे शरीर की, हाथ पैरों में जो दूर की नर्व्स है उसमें देखने को मिलेगी। हमारे जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स में लास्ट टाइम बता चुका हूँ, लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और टेस्टिस देखने को, ठीक है, लेप्रोसी जो है मनीष विश्वास जी माइक म्यूट करें। और नर्व अब खुला है तो क्या नाम है भैया? क्या नाम है? मनीष मनीष, पूरा नाम क्या है? जी सर, विश्वास, मनीष विश्वास। जी सर, म्यूट कर दे रहा हूँ मैं इसको। तो अपन देखेंगे लेप्रोसी मेनली दो तरीके से, अपनी स्किन पे भी और नर्व पे भी। तो स्किन पे भी इफेक्ट कर रहा है मेन बेसिकली अगर देखें, और स्किन के साथ जो नर्व है उसको भी जो है वो कर रहा है,
डिटोरिएट कर रहा है, स्किन को, नर्व को, स्किन को कर ही रहा है, लिम्फ जो नीचे नर्व है उसको भी जो है खराब कर ही रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो किसमें आई है, आपकी कुष्ठ रोग पे आएगी, जिसे अपन लेप्रोसी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेनली जो इन्वॉल्वमेंट रहेंगे यही सब रहेंगे, मेनली जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, फिर धीरे 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 क्या करेगा, ये पूरे बॉडी में इफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए स्किन में और नर्व में अगर ये इफेक्ट कर रहा है तो इसकी जो ऑर्गन्स है उसको भी डिफेक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे बॉडी के लीवर, ठीक है, फिर स्प्लीन, ठीक है, देन बोन मेरो, फिर धीरे धीरे सारी जो है बॉडी को इफेक्ट करेगा। फिर जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं उसको इफेक्ट करेगा। अब ये इफेक्ट कर कौन रहा है, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये कर कौन रहा है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है ना। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या मतलब कारण है, ऐसा क्या इन्फेक्शन आ रहा है जिसकी वजह से जो है लेप्रोसी और कुष्ठ रोग होता है। तो एक जो आपका बेसिलाई है ना, मतलब एक जो आपका ऑर्गेनिज्म है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो है ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे टिश्यू में, हमारे स्किन में जाकर क्या कर रहा है, इफेक्ट कर, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इतनी बात सभी आई समझ में सभी को। ये सब जो घटनाक्रम कर कौन कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है, ठीक है, ये हम कैसे इसको पहचान सकते हैं, ऐसे ऐसी कौन सी जांच करेंगे जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन में ये मिलता है, तो हमारी स्किन की स्मेयर की जाती है, स्प्लिट टाइप की जो स्मेयर होती है वो की जाती है, जिससे हम इसका पता लगाते हैं माइकोबैक्टीरियम जो है आपकी लेप्री, जो लेप्रोसी क्रिएट कर रही है, कुष्ठ रोग बना रही है, उसको हम जांच करते हैं। जो स्किन के ही जो स्क्रैपिंग पार्ट है, जो चीज जड़ रही है स्किन की जो चीज झड़ रही है, स्क्रैपिंग पार्ट है ना, उसी को जो है कट फॉर्म में कर लेंगे, या उसकी एज, जो स्किन की एज जिस जगह जो हमें देखने को मिल रही है, ये लीजन लेप्रोसी जिस जगह देखने को मिल रही है, वो चीज निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? इन्वेस्टिगेशन है ना। तो जो है उस स्मेयर बना लेंगे स्किन की, या फिर जो स्किन की जो स्क्रैपिंग हो रही है उसको ले लेंगे, उसको एज को ले लेंगे। ठीक है, पूरी सब चीज का जो है हम स्मेयर करेंगे, स्मेयर बनेगा। अब इस स्मेयर के द्वारा कौन सा टेस्ट होगा, ये जो हम स्कैनिंग करेंगे, ठीक है, हाँ, ठीक है, FB जो टेस्ट है, जो अपन किस में पढ़ चुके हैं, ट्यूबरकुलोसिस में। सर ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ा था इस पुटक में भी। एफिस फास्ट स्टेनिंग बोल सकते हैं, या बेसिलाई। ठीक है, तो इनका जो है अपन क्या करेंगे, इनकी क्या स्मेयर बनेगी, स्टेनिंग होगी। इस माइकोबैक्टीरियम लेप्री की जो है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसी इन्वेस्टिगेशन को हम क्या बोलते हैं, ज़ैलिन निल्सन टेस्ट। ठीक है, इन्हीं स्मेयर से बनेगा। ठीक है, उसमें हम पता लगाएंगे। और कैसे होगा, इन्हीं स्मेयर से, और क्या होगा, एक जांच और होती है, फिट्यूपेरेक्टोमी।
को स्टेनिंग, ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके की स्टेनिंग है, ये भी इसी तरीके की स्टेनिंग है जैसे नेजल एंड सेल जो टेस्ट है सेम इसी तरीके की है। उसका सेल को लेंगे, कुछ केमिकल मिलाएंगे, उसका कंसोलिडेशन होगा, फिर उसको जांच करेंगे कि भाई टिश्यू में कितनी माइकोबैक्टीरियम लेप्री देखने को मिल रही है, उससे पता करेंगे। और एक और जांच और होती है, एक जांच और होती है, ठीक है, वो होती है गोबर। लेना मतलब इन जांचों से जो है अपन पता लगा सकते हैं लेप्री के बारे में। गोबर मेथेनामीन, सिल्वर, ठीक है, स्टेनिंग है ना। एक ये भी है, ये जांच ये भी है जिससे अपन कर सकते हैं, जिसका पता लगा जा सकता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री का। फिर अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मेथड से पीसीआर में भी देख लेंगे, ठीक है। पीसीआर कोई फॉर्म मुझे बताओ, फुल फॉर्म इसका, ठीक है। फिर एंटीबॉडी जो है आपकी एंटीबॉडीज, बताओ भैया कोई फुल फॉर्म। पॉलीचेन रिएक्शन, आईजीएमआर है ना, आईजीएम जो आपका एंटीबॉडीज है उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, जिसपे 90% जो आईजीएम जो है हमें देखने को मिलेगा लेप्रोसी वाले केस, ठीक है। वहीं अपर को ट्यूबरकुलोसिस में आईजीएम जो है हमें केवल 60% देखने को मिल रहा था, जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पॉलीमरेज बताओ भैया। चेन रिएक्शन, हाँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है एक जांच होती है जिसमें अपन जो है उसकी इन्फेक्शंस की वैरायटी को समझेंगे कितना उसमें भरा हुआ है। अब स्प्लिट जो अपन बात कर रहे हैं, तो स्मेयर कैसे बनेगा, स्मेयर टेक्निक कैसे हम करेंगे, उस टेक्निक से हम कैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री को देखेंगे। हमने स्केलिंग लेने के बाद उसकी स्मेयर बनाई, स्मेयर बनाने के बाद माइक्रोस्कोप के द्वारा ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोप में 100 जो है आपका ऑयल इमल्शन के साथ हम जो है जांच करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा देखेंगे। उस लेंस के बाद उस स्लाइड में जो हमने स्लाइड बनाई है, जो स्मेयर हमने लिया है, उस स्मेयर में हमें लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम जो लेप्रोसी है ना, सुबह खाली पेट लेप्री है, ठीक है, लेप्री कितने डेंस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है, वो कितनी फील्ड कवर कर रहा है, तो उससे हम जो है स्मेयर से पता कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? ये खून की है ना? यस सर, जी सर। कौन सी? अगर अपन खाली पेट लेना। वर्ल्ड वाइड देखें, अगर वर्ल्ड वाइड की अगर अपन बात करें लेप्रोसी की, तो वर्ल्ड वाइड में जो है बहुत ज्यादा हमें केस पहले देख चुके हैं अपन वर्ल्ड वाइड कि WHO ने जो है खुद 1991 में जो है इसको डिसीज को रिजॉल्विंग कंडीशन में बताया है शुरू में। उससे पहले से ही जो है केस इसके चले आ रहे हैं। इंडिया ने भी जो है इसको क्या करा है, इरेडिकेटेड फॉर्म में जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं जिससे लेप्रोसी कंट्रोल हो जाए, जिसे अपन बोलते हैं लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे इंडिया ने भी चलाए, ठीक है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग देखें अपन, इंडिया के अकॉर्डिंग देखें लेप्रोसी, तो ज्यादातर लेप्रोसी के जो केस हमें देखने को मिल रहे हैं वो जो है 56 से लेकर 57% जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 1000 केस ले रहे हैं लेप्रोसी के, तो लगभग 500 से 600 केस हमें पॉजिटिव देखने को इस समय मिल रहा है। अगर हम 1000 केस लेते हैं, 1000 केस लेते हैं, तो ये क्राइटेरिया कब था, ये क्राइटेरिया 1981 में था, और वही क्राइटेरिया 2005 तक भी सेम चला है, 2005 तक भी सेम चला है। लेकिन
2013 और 2014 के बीच में इनमें बहुत तीव्र तरीके से जो है कमी आई, बहुत तीव्र तरीके से कमी आई लेप्रोसी में। कारण था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जिससे कुछ मेडिसिन दी गई पेशेंट को, ठीक है, उस लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए। अपन आगे देखेंगे, ठीक है, अपन आगे देखेंगे। इतनी बात समझ पाए सब? चलो कल ले लीजिए। ये कौन का है? यस सर। Yes, sir. चलो आईजीएम का फुल फॉर्म बता दी। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी टेस्ट है वो आईजीएम जो आप बता रहे हैं। हाँ, इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट है ना, इम्यूनोग्लोबिन है ये। चर्चा हुई है 5-6 बार। जो और भी होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन ई भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन डी भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है वो एम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको समझना है। तो अगर अपन वर्ल्ड की बात कर रहे थे, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये हमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने 9 जो कंट्रीज हैं उसको जो है प्रेडिक्ट किया है। 9 कंट्रीज लगभग जो है इन सब चीजों से ग्रसित है। तो सबसे ज्यादा अगर अपन देखने को मिले तो किसमें देखने को मिलती है, वो है इंडिया, है ना। इंडियन को जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपाल, एशियन सब कॉन्टिनेंट सब आएंगे, ब्राजील, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, म्यांमार जिसे अपन बर्मा बोल रहे हैं, बर्मा, ठीक है, नाइजीरिया, हो गई नो, एक रह गई है, 5 6 सर आपने 8 ही लिखे। एक रह गई है। हाँ, ठीक है, एक और है मेगा पाकिस्तान में नहीं है क्या? मेघालय सर, है ना। हाँ, नहीं, मेघालय, पाकिस्तान, सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज में ना आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, लेप्रोसी के केस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपन देखें सबसे ज्यादा जो केस देखने को मिलेंगे वो हमें अपने इंडिया में देखने को मिलेंगे, इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, बिहार में, यूपी में, एमपी में, ठीक है, देन पौंडीचेरी में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उड़ीसा में। तो यहाँ ज्यादा केस देखने को मिलते हैं हमें, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, तो यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अपन इसकी बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो किस तरीके से ये जो है ट्रांसमिट होता है लेप्रोसी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, कोई बताएगा? सर एक दूसरे के छूने से भी होता है। ठीक है, तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर अपन बात करेंगे तो ये 2 तरीके से ट्रांसमिट होता है, 3 तरीके से बोल सकते हैं अपन। ट्रांसमिशन इसकी जो है 3 तरीके से बोल सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, जो कि एक पर्सन है, अनहेल्दी पर्सन है, जिसे क्या है, लेप्रोसी है, ठीक है, लेप्रोसी है। भैया ये कौन है यार, हरिओम वाले भैया कौन है, नाम बता दो। अभिमन्यु। अभिमन्यु जी। नींद आ रही है सर?
नींद आ रही है, अब आराम करने दो, छुट्टी दे दो। वो बाकी ले रहे हैं सर, ये नींद आई इनको। सर इनको सुला दो अच्छे से। ऐसा भी है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, समझो 203 दिसंबर की रात को भोपाल के स्टेशन कांड हुआ था, उसके बाद कई बार मदर टेरेसा भोपाल आई है, उनसे हमें मिलने का मौका मिला था एक बार। जी क्या बोले सर? अच्छा, मदर टेरेसा ने बहुत हेल्प की भोपाल के स्टैंड के लोगों की। 203 दिसंबर 1984 की तरकारी रात जो स्टैंड हुआ था, उसके बाद मदर टेरेसा कई बार भोपाल आई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैं बहुत छोटा था उस समय, स्काउट गार्ड अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह नाम था ना उनका? हाँ सर। जमाई दे रहे थे वो। चलिए ठीक है, चलो तो डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, पहला हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से आप समझते ही हैं कि कोई अनहेल्दी पर्सन है और वो लेप्रोसी से ग्रसित है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, और वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो वो भी जो है इससे क्या हो जाएगा, जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो भी जो है इससे क्या इन्फेक्ट हो जाएगा। अब ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ये बैसिलाई है, ये कैसे कैसे फैल सकता है, किस तरीके से फैल सकता है, अगर उसके कांटेक्ट में वो आता है तो कैसे फैल सकता है। देखिए कि अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है और उसको जो है उसके साइन है, लेप्रोसी के साइन है, और वो जो है किसी हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है, कोई स्किन अगर उसकी डैमेज है और दूसरे पर्सन की स्किन से कांटेक्ट में आ गया और तो हो जाएगा। कोई नेजल सिक्रीशन है, नाक से कोई सिक्रीशन जा रहा है और उसके कांटेक्ट में वो आ गया तो उससे उसको हो जाएगा। कोई म्यूकस सिक्रीशन है, उसके कांटेक्ट में आ गया तो है हो जाएगा, ठीक है। म्यूकस कुछ भी हो सकता है भाई, ओरल भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल भी होता है, कोई सभी। तो इस तरीके से अगर वो कांटेक्ट में आ गया डायरेक्ट, तो पेशेंट जो है उसको चांसेस ज्यादा होते हैं पेशेंट को उसकी ग्रसित होने के। दूसरा अपन समझते हैं, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, एक हो जाएगा मैटरनो फीटल ट्रांसमिशन। मतलब माँ से बच्चे को सर? मतलब हाँ, मतलब कि मदर को जो है क्या है, लेप्रोसी है, और उसके गर्भाशय में जो बच्चा है, जो फीटस है, ठीक है, उसमें ट्रांसमिशन होगा। माँ से बच्चे को हो जाएगा, जो गर्भ में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, सर्कुलेशन के थ्रू हो जाएगा, माँ जो है कैरियर है और वो जो है उसको ट्रांसमिट कर देगी, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा जो हो सकता है, अगर मान लीजिए मदर को बच्चे देने के बाद में हुआ, वो बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, मिल्क फीड कर रहा है, फीडिंग हो रही मिल्क की, तो माँ से बच्चे को हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दो तरीके से माँ के द्वारा मैं बता रहा हूँ लेप्रोसी होने के चांसेस, कि एक गर्भाशय में और एक गर्भाशय के बाहर। तो ऐसे तीन तरीके से मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मैटरनो फीटल ट्रांसमिशन हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा आपको माँ से बच्चे भी होगा, लेकिन वो फीडिंग के दौरान होगा। इस तरीके से लेप्रोसी का जो है ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें कि अगर कोई व्यक्ति उससे ग्रसित हो गया, तो लगभग 3 इयर्स में जो है उसके साइन या सिम्टम जो है
देखे गए इन्फेक्टेड होने के बाद, और किसी किसी को तो 3 से 20 साल के बीच में भी देखने को मिलते हैं अगर वो लेप्रोसी से ग्रसित है। अगर कोई व्यक्ति लेप्रोसी से ग्रसित हो गया और वो किसी के कांटेक्ट में आ गया तो उसको 3 साल लग जाएंगे वो सिम्टम्स आने में लेप्रोसी के, कुष्ठ रोग के, और किसी किसी में वो 3 से 20 साल तक देखने को मिल रहा है। इतनी बात समझ पाए सभी? जी सर। जी सर। सर इसको इंक्यूबेशन बोलेंगे ना? यस सर। हाँ इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जी साहब। इंक्यूबेशन पीरियड उसको हम बोल सकते हैं, जिसमें जो है ये माइग्रेशन की प्रोसेस हमें देखने है ना। इंक्यूबेशन पीरियड वही जब वो उससे जो है प्रभावित होगा, प्रभावित होने के बाद जो है जब तक उसको सिम्टम ना आए, ठीक है, जब तक उसको सिम्टम ना आए तो ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर अपन बच्चों की बात करेंगे ना तो बच्चों में बहुत जल्दी सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर जो है एक केस जो है अभी देखने को मिला था साउथ इंडिया में, एक्चुअली अपने ही साउथ इंडिया में अभी ही कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जो कि 2.5 मंथ के बच्चे में देखने को मिला। ठीक है, 2.5 मंथ के बच्चे में देखने को मिला था। जैसे वो उससे कांटेक्ट में आया वो 2.5 मंथ के बच्चे को है ना, वैसे उसको फ्लेयर अप होने में टाइम लगता है। रात में दिखा रहा हम आपके लिए गई लेट रही। अगर अपन सेक्स वाइज देखें, अगर अपन सेक्स वाइज देखें पहुंच के और भी सेक्स वाइज कौन है भैया बताओ यार? ये मोनिका साहू। मोनिका साहू। मोनिका साहू, बाय बाय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सेक्स वाइज देखें तो अपन मेल प्लस फीमेल दोनों में ही हमें जो है देखने को मिलेगा, मेल प्लस फीमेल दोनों में ही देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन जो है मेल में जो है ज्यादा केस देखने को मिलते हैं, मेल में जो है ज्यादा हमें केस देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू फीमेल, क्योंकि मेल ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं किसी भी उसके लिए। अगर सोशल वर्कर के अकॉर्डिंग या सोशल सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें तो मेल ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, माइग्रेशन में आपको बता ही चुका हूँ किस तरीके से माइग्रेट होगा, है ना। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट और एक जो है आपको मैटरनल फीटल के द्वारा और मैटरनल जो है बच्चे के द्वारा जो है हमें उसका माइग्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड भी अपन ने देख लिया। अब अपन उसकी बात करेंगे इम्यूनिटी की। इस इन्फेक्शन होने के बाद किस तरीके से इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एक जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है, जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि किसी के पेरेंट्स को है तो पेरेंट्स को है तो उसको भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो हीमोलॉजिकल लिम्फोसाइट्स होते हैं आपके ह्यूमन लिम्फोसाइट्स एंटीजन, जिसे अपन क्या बोलते हैं HLA। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन लिम्फोसाइट HLA है तो ये लिंक हो जाता है आपके जीन्स के साथ, लिंक रहता है एक्चुअली। और जब भी वो इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है, जैसे इन्फेक्शन कांटेक्ट में आएगा तो वो जो है इस तरीके की कोडिंग करके बॉडी पे जो है उसके जीन को बदल के कोडिंग करके जो नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो लेप्रोसी होने के चांसेस दिखाते हैं। लेप्रोसी होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं, वो HLA आपका ह्यूमन लिम्फोसाइट जो एंटीजन है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर अपन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं आपके, इन्वायरमेंट फैक्टर्स की बात करें तो ये ज्यादा इन्फेक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, जिस जगह ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने, जिस जगह आपको गर्म एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी है, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया है ना, है कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। हाँ हाँ,
जहाँ पर सर कोस्टल एरिया और इक्वेटोरियल जो भूमध्य क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ पर जरा बारिश होती है, धूप भी जरा पड़ती है। जहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, वहां पर जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। वो जो आपका बैसिलाई है जो है ऑर्गेनिज्म है, वहां पर उसकी जिस जगह ह्यूमिडिटी ज्यादा है उस जगह लैमेंट होता है, जिसमें जहां पर वो क्या होगा, फेरअप होगा और जहां पर वगैरह वो ग्रोथ करेगा। ऐसी जगह में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हर बात करें। अपन ने वही बात करी, ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, ट्रांसमिशन से हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद अदर फैक्टर्स की अपन ने बात कर ली, इंक्यूबेशन पीरियड, एंड देन उसके बाद अपन बात करेंगे इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी जो है इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी को हमें समझना है। इम्यूनिटी के बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन, ट्यूबरकुलर आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के जो है आपकी क्लासिफिकेशन, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे अपन क्लासिफिकेशन के बाद उसकी टेस्ट के बाद बात करेंगे अपन उसके सिम्टम्स की बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अब इम्यूनिटी ऑफ लेप्रोसी में किस तरीके के इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। सर जो ऑर्मेंडिला एनिमल है उसकी संपर्क में जी, ऑर्मेंडिला एनिमल्स के संपर्क में आने से भी फैलता है ना सर ये? पता नहीं, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। मैं है इसलिए मैंने पूछा था कि और मैं इसके बारे में बताइए थोड़ा। चलिए मैं देख के बात करूंगा, मैंने अभी तक पता नहीं इसके बारे में, तो पढ़ के आपको बता। तो माइक्रो इम्यूनोलॉजिकल अगर अपन बात करें तो इम्यूनोलॉजिकली अगर अपन देखें लेप्रोसी की, तो किस तरीके से लिंक रहता है इम्यूनोलॉजिकली लेप्रोसी अब बॉडी की इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही लेप्रोसी होगी तो बॉडी में किस तरीके से वर्क करेगा, तो आपके जो टी साइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो मीडिएटर रिलीज करेगा। जब भी बढ़ेगा हाइपर सेंसिटिविटी किसकी, लेप्रोसी की, जैसे ही वो फ्लेयर अप होगा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे जो है आपके टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या हो जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए। तो जो उसके जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं जो वो रिलीज करेगा टॉक्सिक एजेंट, तो उसको किल करने के लिए जो है टी लिम्फोसाइट जो है आपके रिलीज होंगे उसको मारने के लिए, लेकिन वो कुछ हद तक मारेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, आपका जो टॉक्सिक एजेंट है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, उसको वो क्या करने लगेंगे, डैमेज करने। बॉडी की जो इम्यूनिटी रहेगी उसको डैमेज करने लगेंगे। बॉडी की इम्यूनिटी को डैमेज होगी तो क्या होगा, टिश्यू सेल्स और टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि वो इफेक्ट करेंगे सेल्स और टिश्यू को। सेल्स और टिश्यू जो अपन बात कर रहे थे, एक पर्टिकुलर एरिया स्किन या नर्व, तो इस तरीके से वो है वर्क करेगा। अगर अपन एंटीजन बैसिलाई की बात करें तो वो किस तरीके से जाएगा, देखो, समझ पाया? जी सर। यस सर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई बैसिलाई आया, हाँ साहब आ रहा, सुना रहा है ना, बैसिलाई आया, तो बैसिलाई जैसे आएगा तो बॉडी क्या रिलीज करेगी, टी सेल रिलीज करेगी, है ना। तो टी सेल जैसे रिलीज करेगी तो टी सेल के साथ क्या होगा, हमारे CD8 प्लस टी सेल एक्टिवेट होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो बैसिलाई है आपका, जो बैसिलाई है लेप्री, तो लेप्री को जो है रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद वो इफेक्ट नहीं करेगा, तो फिर जो आपका टी लिम्फोसाइट है 2-3 सेल और रिलीज करेगा। एक सेल आपकी कौन सा कर देगा, वो हेल्पर सेल को कर देगा, टी हेल्पर सेल को कर देगा। दूसरा जो सेल रहेगा
प्रोमोटर सेल जो पूरी तरीके से इम्यूनिटी को वर्क करने वाले सेल्स है ये, ठीक है। तो ये रिलीज होने लगेंगे, ये अपने अलग काम करेंगे। इन दोनों के काम क्या है? साइटोटॉक्सिक का काम है, साइटोकाइंस का काम है। साइटोटॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है सेल्स की, वो इफेक्ट करेगा और रिलीज करेगा आपके साइटोकाइंस को। तो ये सब मिलके जो है फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेंगे। फेगोसाइटोसिस की माइक्रोफेजेस की तरह काम करेंगे, माइक्रोफेजेस की तरह काम करेंगे और फेगोसाइटोसिस का वर्क करेंगे, जिससे क्या होगा, जो लेपरी है कुछ हद तक वो कम करेंगे और उस सेल को जो है, जो एंटीबॉडी है, जो एंटीजन है, उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। ऑन सी सेल रिस्पॉन्सिबल और CD8 और आपके T सेल्स है ना, वो इफेक्ट करेंगे। अगर ह्यूमरल रिस्पॉन्स की बात करेंगे, अगर जो लेप्रोसी अगर पेशेंट को देखने को मिल रही है, तो अपन ने बात करी इम्यूनोग्लोबुलॉजिकली, तो IgM जो है इफेक्ट करेगा, साथ में IgA और IgM, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल जो है आपके रिस्पॉन्स करेंगे उस एंटीबॉडी माइक्रोबैक्टीरियम एंटीजन को जो है मारने के लिए, रिलीज करेगी बॉडी जो लेपरी बन रही है। तो ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकली जो देखेंगे, तो इन्हीं 3 स्तंभ से जो है वो मतलब ये रिलीज होगी और उनको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, तो पता भैया ठीक है। अपन लेप्रोसी क्लासिफिकेशन करेंगे, तो लेप्रोसी को क्लासिफाइड किया है 2 तरीके से। लेप्रोसी को जो है हमने जो है क्लासिफाइड किया है 2 तरीके से। एक होता है लेप्रोमेटस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक दूसरा होता है ट्यूबरकुलोइड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि हाई रेजिस्टेंस होते हैं। जो लेप्रोमेटस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन लो रेजिस्टेंस होते हैं, और ट्यूबरकुलोइड टाइप ऑफ लेप्रोसी जो है हाई रेजिस्टेंस होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि साइलेंटली वर्क करते हैं। दोनों को अगर अपन देखें तो ये साइलेंटली वर्क करेंगे, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से जो है इफेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है। तो जैसे ही ये बॉडी में एंटर करते हैं लेप्रोसी, दोनों टाइप की लेप्रोसी अपोजिट टाइप की इम्यून रिस्पांस वर्क करती है, ठीक है। तो इनमें अलग अलग तरीके की स्टेजेस होती है। बेसिकली अगर देखें कि लेप्रोसी की पूरी तरीके से देखें, क्लिनिकली पैथोलॉजिकल टाइप से देखें, तो 5 तरीके से इसको क्लासिफाइड किया है। कैसे किया है? एक होता है TT, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोइड पेलार, इसको अपन डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा टाइप है इसका BT, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड। तीसरा जो टाइप है BB, मतलब माइल्ड बॉर्डर लाइन। इनको अपन एक एक करके देखेंगे, है ना। माइल्ड बॉर्डर लाइन, ठीक है। फिर चौथा वाला है BL, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। सबके अलग अलग इंपॉर्टेंस से ध्यान रखिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पांचवे वाले की, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। पांचवे वाले की बात करेंगे LL, मतलब फुल फॉर्म होता है इसका
लेप्रोमेटस पहला, ठीक है, पहला। तो ये 5 क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो ये 5 क्लासिफिकेशन जो है लेप्रोसी को डिफाइन किया है। पहला है ट्यूबरकुलोइड, पहला, दूसरा है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड, तीसरा है माइल्ड बॉर्डरलाइन, चौथा है बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस, पांचवा है लेप्रोमेटस पहला। तो अब अपन इसको बारी बारी से देखेंगे और बारी बारी से समझेंगे इन पांचों इम्पोर्टेंस को कि इनकी यूटिलिटी क्या है और इनका टाइप, ठीक है। इतनी बात समझ में आए सर? यस सर। ये बीबी माइल्ड बॉर्डरलाइन है, तो ये एमबी होगा या बीबी होगा? हाँ, ये जो आपने लिखा है इसको माइल्ड कहा है, इसको माइल्ड आपने बीबी इस हाल लिखा मैंने वो भी है, लेकिन वो माइल्ड टाइप का होता है, ठीक है। बॉर्डर लाइन जो होता है ये, तो ये किस टाइप का है? माइल्ड टाइप का है। माइल्ड लिखा जरूर है लेकिन माइल्ड टाइप का है, इसको डिमॉर्फिक बोलते हैं। मैं बताऊंगा आगे क्यों लिखा, ठीक है। इतनी बात समझ पाए? यस सर। चलो अब अपन आगे कल देखेंगे, है ना। साहब एक क्वेश्चन था ना, ये इसके पेशेंट को देखेंगे कैसे अपन? मतलब पीपी किट पहनना पड़ेगा या ग्लव्स, क्या क्या मतलब पहनना पड़ेगा ताकि उसको देख सके हम? इसकी देखने के लिए आप बस आपको अपना एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, आपको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब बार बार उसको टच नहीं करना है आपको। अगर आप इम्यूनाइज हैं पूरी तरीके से, आपकी इम्यूनिटी वीक ना हो, आप उस दौरान बीमार ना हो, तो आप देख सकते हैं। दूसरा, आप दूर से देख सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल उसको चिपक के देखें। और जो है डायग्नोसिस बेस आपको ऐसी बनानी है, आप जो है स्प्लिट स्मेयर है उसके द्वारा जो है आप जो है उस बेसिलाई का पता लगाएंगे। देन उसकी स्प्लिट स्मेयर को जो है आप हिस्टोलॉजी के लिए भेज देंगे, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए वो चली जाएगी, है ना। उसकी टिश्यू होती है सर, बायोप्सी, तुरंत बायोप्सी होती है, तुरंत बायोप्सी। हाँ, टिश्यू और स्मेयर दोनों चली जाती है ना। ये जो टिश्यू है ना, अपन टिश्यू निकाल के जो है बायोप्सी करा लेंगे और देन उसके बाद जो उसकी स्मेयर अपन ने बनाई ना, उसकी भी आप हिस्टोपैथोलॉजी कराओ, है ना। दोनों में फिर उससे फिर ये जो 5 स्टेट्स हैं, ये जो 5 स्टेट्स है लेप्रोसी के, वो डिटेक्शन होंगे कि किस तरीके की जो है लेप्रोसिस को देखने को मिल रही है। ट्यूबरकुलोसिस फैला रहेगी, बॉर्डर लाइन है कि सर इसकी स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करके उसका स्लाइड में। हाँ सर, वो जो भैया पूछ रहे थे बीटी का फुल फॉर्म, वो वही है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो आप लिख रहे हैं, बीबी का हाँ, वो बीटी पूछ रहे, अच्छा बीबी पूछ रहे थे, अच्छा उसको देखना पड़ेगा। बीबी बॉर्डर लाइन, बीबी बॉर्डर लाइन मिड लाइन है, मिड लाइन ही है सर वो। और इसीलिए ये सारे डॉक्टर जो हमारे सुन रहे हैं, उनको ये बात का पता होना चाहिए कि 50% इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस इन्वॉल्व है। उस दिन मैं चर्चा कर रहा था जब आप टीवी पढ़ा रहे थे, तो जब एएफबी की बात कर रहा था, और इसीलिए तुरंत जैसे बच्चा है उसको बीसीजी का वैक्सीनेशन तुरंत देना है। 50% लोग वैसे बच जाएंगे। इसमें सर दोनों के बैक्टीरिया एक ही जैसे होते हैं ना सर, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रा के बैक्टीरिया एक ही जैसे होते हैं। 50% पेशेंट में 50 to 60% पेशेंट बीसीजी से, हाँ वो तो देखा जाएगा। 50% से अगर बीसीजी का टीका लग गया है, सेम है, बीसीजी का टीका इसमें लगता है, ट्यूबरकुलोसिस पे भी और लेप्रोसी पे भी, ध्यान रखिएगा। दूसरा कोई वैक्सीनेशन बना नहीं है सर इसका। सर इसमें ना एसिड का 10% और 20% का अंतर रहता है। एसिड में जो है ट्यूबरकुलोसिस में 10% यूज होता है और इसमें लेप्रोसी में 20% हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ठीक है, फिर अपन कल देखते हैं इसको। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। रखेंगे अपन। गुड नाइट सर।
बहुत इंटरेस्टिंग रहा सर, एकदम सर बढ़िया। कल रात में इतने बजे लेंगे? 9 बजे ही चालू होगा क्लास? हाँ, हाँ 9 अभी बजे अभी करो सर। अभी नाइट पे ही लेंगे सारी क्लासेस, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है हाँ सर, ठीक हाँ है। सर 9 बजे का क्लास Good टाइम night, ही good अच्छा night, है sir. सर। सर रोज मिलिए करो सर 9 बजे। गुड नाइट सर।